Hello students, welcome in my YouTube channel. Now this is the last topic of the unit number 4. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी लेक्चर आपके ले रहा हूँ वो बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हिसाब से हैं और सिलेबस जो है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो इसका जो यूनिट नंबर 4 का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द सिंक्रोनस जनरेटर, और इसमें आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में। जैसे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर है क्या? इलेक्ट्रिकल जनरेटर दिस इज़ द मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर के दो पार्ट मुख्य होते हैं, और वो दो पार्ट कौन से होते हैं? उनको कहते हैं हम स्टेटर एंड रोटर। वेरियस टाइप्स के जनरेटर्स होते हैं जैसे कि डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर, लेकिन जो सिंक्रोनस जनरेटर है ये कौन सा जनरेटर है? दिस इज़ द एसी जनरेटर। और इसका नाम सिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि आप सिंक्रोनस टर्म्स के बारे में मेरा जो पहले मैंने आपको बताया था 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वहाँ पर एक टर्म था सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड को हम जो है वो सिंक्रोनस स्पीड को हम किस तरह से लिखते थे? सिंक्रोनस स्पीड को हम लिखते थे यहाँ पर NS से रिप्रेजेंट करते थे, और उसके लिए एक रिलेशन आपने पढ़ा था, दिस इज़ 120 F/P। यानी कि F का है फ्रीक्वेंसी है जो कि हमेशा 50 हर्ट्ज़ होती है सप्लाई की इंडिया में, और अगर नंबर ऑफ़ पोल्स अगर किसी मशीन में 2 हैं, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी 3000 RPM। यानी कि ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो 3000 RPM पर ही घूमे तो वो स्पीड कहलाती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पर सिंक्रोनस वही है यहाँ पर टर्म कि यहाँ पर इसका जो रोटेटिंग पार्ट है वो एक फिक्स स्पीड पर मूव करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। तो द रोटर ऑफ स्टेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एक्ट्स एज पावर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट एंड इज कॉल्ड एज एन आर्मेचर। जो रोटर होता है वो पावर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट होता है जो कि आर्मेचर कहलाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट माउंटेड ऑन द स्टेटर और रोटर। यानी कि ये जो है पहला पॉइंट दोबारा से आप समझिएगा कि यहाँ पर जो है ना रोटर और स्टेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, अगर वो पावर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट है तो उसको हम आर्मेचर बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जो भी हैं अगर वो स्टेटर या रोटर पर है तो वो क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मशीन में रोटर और स्टेटर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को जो है वो क्या बनना है? एक पार्ट को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना है, और दूसरे को जो है वो रोटर, यानी कि उसको हम बोल रहे हैं आर्मेचर। तो जनरेटर इन विच परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड, यानी कि ऐसा जनरेटर जिसमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉइल टू प्रोवाइड एक्साइटेशन फील्ड। यानी कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर। जहाँ पर आप ऐसा जनरेटर जिसमें आप परमानेंट मैग्नेट को यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर, और या फिर उसको सिंपली जो है वो आप सिंक्रोनस जनरेटर आप बोलेंगे। तो एसी जनरेटर जो है वो, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एसी जनरेटर जो है वो हमेशा, एसी जनरेटर किस स्पीड पर रोटेट करता है? एसी जनरेटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। एसी जनरेटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। वो स्पीड कैसी रहती है? वो स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड रहती है। दैट इज़ वाई इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में अगर मैं समझूं तो क्या है, यहाँ पर ये 2 पार्ट हैं, स्टेटर जिसको कि हम आर्मेचर बनाते हैं, और रोटर उसको हम फील्ड सिस्टम बनाते हैं। इससे पहले की जो आपने मशीन पढ़ी थी उसमें क्या करते थे? उसमें जस्ट अपोजिट था। यहाँ उसका अपोजिट कर दिया। क्या कह दिया आपने? आर्मेचर वहाँ पे रोटर पे होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है आर्मेचर जो है वो स्टेटर पर रहती है, और रोटर यानी कि जो फील्ड सिस्टम में मैग्नेट्स हैं वो रोटेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जनरेटर, आपको पता है कि जनरेटर जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं उसमें हम सप्लाई कितने वोल्टेज पर जनरेट करते हैं? 11 kV पर जनरेट करते हैं,
अगर 11 kV पे जनरेट करते हैं, इसका मतलब आर्मेचर में जो वाइंडिंग होगी वो 11,000 वोल्टेज के अनुसार उसको हमें वाइंडिंग को डिज़ाइन करके उसमें हमें इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इस पार्ट को रोटेटिंग रखेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाएगा और फिर हमको इस पार्ट को जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर ही घुमाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो हमें तो क्या कहिए, जनरेटर में होता क्या है, जनरेटर का जो बेसिक प्रिंसिपल में तो केवल यही है ना कि कटिंग ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। अब कटिंग ऑफ फ्लक्स जो है वो, चाहे आप उस पार्ट को मैग्नेटिक सिस्टम वाले पार्ट को या तो आप रोटेटिंग बना दो या फिर आप उसको फिक्स कर दो, मतलब दोनों के बीच में जो है वो कटिंग ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा बल्की हो जाता है तो हम उसको जो है वो स्टेटर पर ले लेते हैं, यानी कि आर्मेचर जो है वो स्टेटर हो जाती है और रोटर पे जो है वो हम फील्ड सिस्टम रखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा इसमें डिस्कस करेंगे स्टेटर के बारे में। स्टेटर में क्या है, यहाँ पर स्टेटर में द आर्मेचर इज एन आयरन रिंग, ये सभी को मालूम है आर्मेचर आयरन से बना होता है। और लेमिनेशन से हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको जो है वो उसके एडी करंट लॉस को कम करना है। सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं जिससे एडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाते हैं और आयरन लॉस भी कम हो जाते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस के कम होने की वजह से भी। द होल स्ट्रक्चर इज हेल्ड इन ए फ्रेम, यानी कि इसको जो है ना स्टेटर पर हम बाइंडिंग कर देते हैं और बाइंडिंग करने के बाद द होल स्ट्रक्चर इज हेल्ड इन ए फ्रेम विच मे बी ऑफ कास्ट आयरन और बेल्डेड स्टील प्लेट्स। द फील्ड रोटेट्स, तो फील्ड होती है रोटेट इन बिटवीन द स्टेटर के बीच में फील्ड रोटेट करती है। फ्लक्स ऑफ रोटेटिंग फील्ड कट्स द कोर ऑफ स्टेटर कंटिन्यूसली एंड देयरफॉर कॉजेज एडी करंट लॉसेस इन द स्टेटर कोर। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि फील्ड सिस्टम तो रोटेट कर रहा है और जो जहाँ पर करंट जनरेट होनी है वो फिक्स है। तो एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या काम कर दिया है, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टेटर की कोर को लेमिनेटेड बना देते हैं। स्टेटर की कोर को मिनिमाइज करने के लिए हम कैसी बना देते हैं, लेमिनेटेड बना देते हैं। नाउ अनदर पार्ट ऑफ द मशीन दैट इज कॉल्ड एज द रोटर। रोटर जो होते हैं वो इसमें दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है हमारा सेलिएंट पोल टाइप रोटर, सेलिएंट पोल टाइप रोटर, और दूसरा कहलाता है स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। तो यहाँ पर जो है वो सिलिंड्रिकल टाइप, ये वाला सिलिंड्रिकल टाइप है और ये जो है वो सेलिएंट पोल टाइप है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वो प्रोजेक्टेड रहते हैं, यानी कि बाहर निकले हुए रहते हैं, और यहाँ पर आपको पोल जो है वो बिल्कुल स्मूथ ऐसे दिखाई देंगे। आपको ये लगेगा ये बिल्कुल पूरा रोटेटिंग, मतलब ये एक पूरा एक सर्किल है सर, इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्शंस हैं। अब अगर कहीं कोई चीज़ रोटेट कर रही है एक स्पीड से और वहाँ पर प्रोजेक्शन होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर एयर भी होगी और जिसकी वजह से स्पीड जो होगी वो कम होगी। यानी कि ये जो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लो मीडियम स्पीड होती है, और जब वेरी हाई स्पीड जब रोटर की रखनी होती है तब हम वहाँ पर सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ रोटर यूज करते हैं। तो दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर है, तो सेलिएंट पोल टाइप रोटर 120 टू 500 आरपीएम के बीच में जब हमें मशीन की डिज़ाइन करनी होती है तो वहाँ पर सेलिएंट पोल रोटर को हम यूज करते हैं जनरेटर में। और दूसरा जो है वो स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर। स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर जो है वो अगर हमारी स्पीड अप टू 3600 आरपीएम जा रही है, मतलब वेरी हाई स्पीड, तो उस केस में जो है वो हमें सिलिंड्रिकल टाइप रोटर को हमें यूज करना होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि पोल्स जो होंगे वो प्रोजेक्टिव टाइप नहीं होंगे, वो स्पीड को, यानी कि एयर जो उससे इंटरेक्ट करेगी वो उसको जो है ना स्पीड को डाउन नहीं करेगी। तो सच रोटर्स हैव स्मॉल डायमीटर एंड वेरी लॉन्ग एक्सियल लेंथ। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक्सियल लेंथ जो होती है वो रोटर की ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो एक्सियल लेंथ कितनी होती है, शॉर्ट एक्सियल लेंथ टाइप के रोटर्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है। रोटर जो होते हैं यहाँ पर दो तरह के हुए, कौन कौन से मैंने बताया आपको बताया, एक तो सेलिएंट पोल टाइप रोटर और दूसरा जो बताया वो आपको स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। फिर से सेलिएंट पोल जो रोटर है, यानी कि जो प्रोजेक्टेड पोल टाइप है, इसको हम लो स्पीड के लिए यूज करेंगे, इसकी जो एक्सियल लेंथ होगी वो शॉर्ट एक्सियल लेंथ होगी। लेकिन जो दूसरा वाला जो है सिलिंड्रिकल रोटर है, सिलिंड्रिकल रोटर के केस में हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल रोटर जो है वो हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर जो मोटर की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है वहाँ पर, और ये स्मॉल डायमीटर के होंगे और एक्सियल लेंथ इनकी ज़्यादा रहेगी। अब एक्साइटेशन सिस्टम की बात करते हैं। एक्साइटेशन सिस्टम यानी कि रोटर जो है उसको हमें क्या बनाना है,
इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अब हमें उसको जो है ना एक्साइटेशन देना है। अब रोटर तो रोटेट करेगा, इसका मतलब जो उसको हम एक्साइटेशन दे रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि उसको पावर सप्लाई हमें, मतलब एक उचित पावर सप्लाई हम उसको रोटेटिंग अवस्था में उसको प्राप्त करवा सकें। तो इस तरह से जो है वो पहली बात तो ये, पहला तो तरीका ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको सप्लाई या तो डीसी दे सकते हैं या फिर एसी दे सकते हैं। तो अगर हम सप्लाई दे रहे हैं तो सब इसमें ध्यान देना है, फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा है पावर इज टेकन फ्रॉम एसी जनरेटर टर्मिनल्स। उसको क्या किया, सबसे पहले आपने रेक्टिफाई किया एंड देन सप्लाई टू द रोटर फील्ड सिस्टम बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। तो जो आपको मैंने इससे पहले एक जो लेक्चर्स में आपको बताया था जिसमें कि आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में बताया था, वहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रशेस के बारे में भी बताया था, कम्यूटेटर के बारे में भी बताया था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई को हम रोटर, मतलब रोटर को देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मुझे बनाने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए मुझे सप्लाई कैसी देनी होगी, एसी सप्लाई अगर आप दे रहे हो तो उससे पहले मुझको जो है वो रेक्टिफाई करना होगा, और रेक्टिफाई करने के बाद में उसे स्लिप रिंग के माध्यम से हम जनरेटर के रोटर को दे देंगे। सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में हम एक्साइटेशन जो है वो स्मॉल डीसी जनरेटर उसी शाफ्ट के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं जिस शाफ्ट के पर रोटर लगा होता है, और साथ के साथ जिस तरह से रोटर घूमता है वैसे वो जनरेटर भी घूमता है और उसको सप्लाई देता रहता है। इस तरह से जो है हमें कहीं किसी तरह से कोई भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ब्रशेस की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों चीज़ें साथ साथ घूमती हैं। तीसरा जो होता है वो कहलाता है ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम, यानी कि स्मॉल थ्री फेज जनरेटर जो होता है वो माउंट कर देते हैं उसी शाफ्ट के ऊपर, और इसको जो है ना इट सेल्फ इज यूज एज एन एक्साइटर की तरह इसको यूज करते हैं। एक्साइटर इज नथिंग बट हम जो सप्लाई दे रहे हैं वो एक्साइटर ही कहला रही है। द आउटपुट ऑफ द एक्साइटर इज रेक्टिफाइड, इसको हम पहले रेक्टिफाई करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली जो है वो रोटेटिंग फील्ड पोल्स को दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर जो है कोई भी ब्रशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपको सप्लाई उसी सेम शाफ्ट के ऊपर अगर आपने जनरेटर लगा करके दी है तो फिर आपको ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अलग से रखी हुई है और रोटर से आप उसको सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में समझते हैं। वर्किंग क्या है, यानी कि आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आपको समझना है, डीसी जनरेटर के बारे में बात नहीं करनी है। यहाँ क्या हो रहा है, सिंक्रोनस जनरेटर का जो यूज होता है वो हम थ्री फेज जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, यानी कि अपने घर में तो सिंगल फेज आती है, लेकिन जो बाहर हमें अवेलेबल होती है वो थ्री फेज सप्लाई होती है। थ्री फेज सप्लाई जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर के थ्रू हमारी ये प्रोड्यूस होती है। और ये थ्री फेज जो है वो आपको तीनों फेज दिखाई दे रहे हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, तीनों फेज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि तीन फेज के लिए हमारे यहाँ पर जो स्टेटर के ऊपर जो बाइंडिंग होंगी वो तीन होंगी, यानी कि ये जो पूरा पार्ट जो स्टेटर है, ये जो स्टेटर है इसके ऊपर तीन वाइंडिंग कर दी गई हैं। यानी कि ये इस तरह से एक वाइंडिंग की, इस तरह से एक वाइंडिंग कर दी, ये टर्मिनल निकाल दिए। आपने दूसरा क्या काम किया, आपने यहाँ पर दूसरी वाइंडिंग कर दी। सपोज मैंने ब्लू कलर ले लिया और यहाँ से आपको ये दिखा दिया कि दूसरी वाइंडिंग कर दी है, इसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग कर दी, दूसरी वाइंडिंग करिए, फिर तब बाहर निकल के आ गए। और तीसरे केस में आपने क्या काम किया कि आपने जो है वो तीसरा कलर लेकर के आपने यहाँ पर तीसरी वाइंडिंग कर दी, यानी कि ये जो आपने इस तरह से इसके जो स्टेटर है उसके ऊपर ये तीन वाइंडिंग कर दी। अब इन तीनों वाइंडिंग को आपने क्या काम किया कि आपने इनको जो है वो स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, और ये तीनों जो फेज हैं यहाँ से आपने सप्लाई बाहर निकाल ली। तो इस तरह से ये जो आप यहाँ अरेंजमेंट देख रहे हो कि इसके ऊपर तीन वाइंडिंग आपने कर रखी हैं, और इन तीनों वाइंडिंग को जो ना ABC नाम दे दिया। अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट किस तरह से होगा, वो आपको थ्री फेज सप्लाई आउटपुट मिलेगी। आपको यहाँ पर जो सप्लाई मिलेगी वो थ्री फेज आउटपुट की सप्लाई होगी। तो यहाँ से अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि रेड फेज है, ब्लू फेज है और येलो फेज है, तीनों ही जो है वो आपके 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली ये डिस्प्लेस्ड रहते हैं। ये तीनों वाइंडिंग जो है वो इस तरह से लगाई जाती हैं जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहती हैं। A वाइंडिंग, B वाइंडिंग एंड C वाइंडिंग, यानी कौन कौन से कलर हैं, A जो है वो रेड है, B जो है येलो है और C जो है वो ब्लू है। तो इस तरह से जो AC वोल्टेज जनरेट होता है, ये जो बीच में आप देख रहे हो कि मैग्नेट जो है, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो रोटर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि फील्ड घूम रहा होता है, इस तरह से फील्ड मूव करता है। फील्ड मूव होने की वजह से जो कटिंग यहाँ पर जो बाइंडिंग हो रही है वो
यहाँ पर फ्लक्स मूव करता है, फ्लक्स रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से और उसकी कटिंग होती है। और जब फ्लक्स कटिंग होगी तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं फैराडे लॉ की वजह से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो कॉइल्स हैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस सर्किट अगर क्लोज है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? सपोज मैं पहले फेज के लिए लिखता हूँ, रेड फेज के लिए इक्वेशन अगर जो है वो हमारी क्या है, ई आर इक्वल्स टू ई आर साइन ओमेगा टी। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? ई ब्लू के लिए क्या होगी? वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, ई बी साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और तीसरी वाली जो होगी वो क्या होगी? ई वाई के लिए क्या होगी? ई वाई साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तो इस तरह से जो है वो तीनों फेज जो आपको मिल जाते हैं और इस तरह से जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग होती है। यानी कि यहाँ पर जो 3 फेज आपको मिलते हैं वो 120 डिग्री रहते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग जो है वो आपने देखी। इस तरह से आपने जो है ना इस लेक्चर में आपने देखा कि सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसमें जो है वो एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? जो रोटेटिंग पार्ट आपने अभी तक पढ़ा था वो हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, वो हमने उसको स्टेशनरी पार्ट बना दिया है। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो स्टेटर पे हो रहा है और जो फील्ड सिस्टम है उसको हमने रोटेटिंग बना दिया है। तो इस तरह से जो है वो सिंक्रोनस जनरेटर की वर्किंग रहती है। और जो इसके रोटर स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था सेलिएंट पोल और दूसरा बताया था मैंने आपको स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से इसकी वर्किंग इतनी है और यही रहेगी। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रोटर कितने टाइप के होते हैं वो आपको बताना होगा, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है वो आपको बताना होगा। दूसरे इसमें आपको ये बताना होगा कि इसका जो आर्मेचर है वो स्टेशनरी क्यों रखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।